एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेडनेसडे नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि नैन्सी वेगन हाई स्कूल में पढ़ती है। वहाँ पर सभी लोग उसे बड़े ही अजीब तरीके से घूरते हैं। तभी वह अपने भाई को बचाती है जिसे कुछ लड़कों ने वहाँ पर बांध दिया था। दरअसल दोस्तों, वेडनेसडे के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वह किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर या पास्ट मालूम कर सकती है। तो अब उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को किसने तंग किया था, जिसके बाद वह एक स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर कुछ लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं। वह पूल में खतरनाक मछलियों को डाल देती है जो कि उन लड़कों को काटने लगती है। इस हरकत के बाद वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों, वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे नेवरमोर अकेडमी में लेकर जाते हैं क्योंकि नेवरमोर अकेडमी से ही उसकी माँ ने पढ़ाई की थी। नेवरमोर अकेडमी में पहुंच जाने के बाद वह प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं जिनका नाम लेविसा वेम्स है। वह वेडनेसडे का रिपोर्ट कार्ड देखकर कहती है कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो। वेडनेसडे बड़े ही अजीब तरीके से घूरती है और बोलती है कि दुनिया का ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो मुझे रोक सके। इसके बाद वेडनेसडे को उसकी रूममेट से मिलाया जाता है जिसका नाम एनिद होता है। वो वेडनेसडे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वेडनेसडे और एनिद के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ पर एनिद को रंगों से प्यार है लेकिन वेडनेसडे को रंगों से कोई प्यार नहीं है। बाद में एनिद वेडनेसडे को स्कूल दिखाते हुए बताती है कि 1791 में इस स्कूल को खोला गया था। वेडनेसडे एनिद से कहती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली, मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे इस स्कूल में इसलिए डाला ताकि मैं उनके जैसी बन जाऊँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और एनिद से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी रूममेट लोगों को मारती है, जिस पर वेडनेसडे बोलती है नहीं, मैं तो लोगों की बोटियाँ बनाकर खा जाती हूँ। वह लड़का इतना सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर वेडनेसडे अपनी माँ से मिलती है और कहती है मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती क्योंकि मैंने सभी पेरेंट्स से कह दिया है कि वो जैसे ही तुम्हें देखे तुरंत मुझे खबर कर दे। इसके बाद वेडनेसडे की माँ उसे एक लॉकेट देती है जिस पर W लिखा है। वह कहती है कि यह तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और हाँ, मैं तुमसे अब एक हफ्ते तक नहीं मिल सकती क्योंकि यह स्कूल का रूल है, लेकिन अगले हफ्ते हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और इतना कहकर वह गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वह एक हाथ को पीछे छोड़ जाते हैं जिसका नाम थिंग है, ताकि वह वेडनेसडे पर नजर रख सके। इसके बाद नेवरमोर अकेडमी से दूर जंगल में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। वह लाश को चेक करते हैं जिनमें से एक पुलिस वाले का नाम शेरिफ होता है। वह कहता है कि हमें कुछ दिनों तक लोगों को जंगल में नहीं आने देना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है यह काम नेवरमोर अकेडमी वालों का ही है। इधर वेडनेसडे ने अपने कमरे को आधा आधा बांट लिया था, जहाँ हम देख सकते हैं कि एनिद की तरफ रंग है और वेडनेसडे की तरफ कोई भी रंग नहीं है। वेडनेसडे कहती है कि मुझे नोबल पर काम करना है, तुम चुप रहो, लेकिन एनिद म्यूजिक बजाकर वहां पर डांस करने लगती है। वेडनेसडे म्यूजिक बंद करने के लिए बोलती है। इससे पहले दोनों के बीच बहस शुरू होती तभी वहां पर एक टीचर आ जाती है जिसका नाम मैडलिन है। वह वेडनेसडे का वेलकम एक फूल से करती है और बताती है कि हम यहाँ पर ऐसे ही बच्चों का वेलकम करते हैं। और वह फिर वेडनेसडे को स्कूल के नए रूल्स के बारे में बताने लगती है। अगले दिन वेडनेसडे एक हॉल में जाती है जहाँ पर तलवारबाजी सिखाई जाती है। वह वहाँ पर बियांका नाम की लड़की को चैलेंज कर देती है, जिसके बाद उनके बीच में 3 राउंड होते हैं। वेडनेसडे एक राउंड जीत जाती है तो वहीं दूसरा राउंड बियांका जीत जाती है। वेडनेसडे कहती है कि तीसरा राउंड हम बिना हेलमेट के लड़ेंगे, जिसके पहले खून निकल जाएगा वह हार जाएगा। इसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वेडनेसडे को पहले खून निकल जाता है जिसकी वजह से वह हार जाती है। वेडनेसडे वहाँ से जा ही रही होती है कि बारिश की वजह से पत्थर की एक मूर्ति उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन जेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है। जिसके बाद वह जेवियर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जेवियर बताता है कि तुमने भी मुझे एक बार बचाया था जब मैं छोटा था, तो अब हिसाब बराबर हो चुका है। रात को वेडनेसडे नोबल लिख रही होती है तो उसे पता चल जाता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है, जिस पर वह उससे कहती है या तो हम एक सौदा कर लेते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें ड्रॉर में बंद कर दूंगी। थिंग हार मान लेता है और वेडनेसडे के साथ काम करने के लिए मान जाता है। वहीं अगली सुबह प्रिंसिपल वेम्स वेडनेसडे को थेरेपी के लिए किनबोट के पास लेकर आती है। डॉक्टर किनबोट वेडनेसडे से बोलती है यह एक पर्सनल जगह है और यहाँ पर तुम मुझसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हो। लेकिन वेडनेसडे को यह सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और वह बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर वह थिंग की मदद से भाग निकलने का रास्ता ढूंढती है और वहां से निकल जाती है। वह पाइप से होते हुए नीचे आ जाती है जहाँ पर वह एक आदमी से टकराती है, जिससे उसे उसके फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कुछ ना बताते हुए वह वहां से चली जाती है और एक शॉप पर आ जाती है जहां पर वह टायलर नाम के आदमी से मिलती है जो कि कॉफी सर्व करता है।
वह एक मशीन को ठीक कर रहा होता है जो कि खराब है, जिसे देखकर वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारी इस मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। टाइलर वेडनेसडे की ड्रेस देखकर समझ जाता है कि यह नेवरमोर अकेडमी से है। इतने में ही वेडनेसडे मशीन को ठीक कर देती है और टाइलर से कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इसलिए तुम मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दो। जिस पर टाइलर कहता है यहाँ टैक्सियाँ नहीं चलती और ट्रेन स्टेशन भी बहुत दूर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वेडनेसडे उसे पैसे भी देती है, जिसे लेने से वह मना कर देता है। फिर वेडनेसडे वहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगती है कि तभी वहाँ पर पिलग्रिम वर्ल्ड स्कूल के कुछ बच्चे आकर उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे उन तीनों को धूल चटा देती है, जिसे देखकर टाइलर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर टाइलर का पिता आ जाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर शेरिफ है। वह वेडनेसडे को देखकर समझ जाता है कि यह एडम्स फैमिली से बिलोंग करती है। शेरिफ वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हारा पिता गोम्स एडम एक कातिल है और उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल विम्स आ जाती है और वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। वह प्रिंसिपल विम्स से पूछती है कि वह आदमी मेरे पापा के बारे में क्या जानता है, जिस पर प्रिंसिपल उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन वह देखती है कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसे देखकर वेडनेसडे पहले ही बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसकी गर्दन टूट चुकी है, क्योंकि दोस्तों यह वही ड्राइवर है जो वेडनेसडे से टकराया था और उसे पता था कि इसकी मौत कैसे होने वाली है। फिर वेडनेसडे डोर पर बैठकर गिटार बजाने लगती है। वेडनेसडे गिटार बहुत अच्छा बजाती है, जिसे जेवियर भी सुनता है और प्रिंसिपल विम्स भी। प्रिंसिपल विम्स गिटार की धुन को सुनकर काफी रिलैक्स फील करती है। तभी वहां पर एनित आती है, जिसे देखकर वेडनेसडे कहती है कि तुम अपने वुल्फ अवतार में क्यों नहीं हो। जिसे सुनकर एनित बताती है कि मेरी माँ कहती थी मुझे वुल्फ बनने में टाइम लगेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वुल्फ कभी नहीं बन पाऊंगी, और रोने लगती है। जिस पर वेडनेसडे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। एनित कहती है क्या तुमने पहले कभी रोती हुई लड़की नहीं देखी क्या, और क्या आज तक तुम कभी रोई नहीं क्या। जिस पर वेडनेसडे बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन पाला था, जिसे देखकर सब मुझ पर हंसते थे कि कैसे कोई स्कॉर्पियन भी पाल सकता है, और कुछ लड़कों ने मिलकर उसे मार दिया था और मैं आखिरी बार उसी की कब्र पर रोई थी, उसके बाद कभी नहीं रोई। जिस पर एनित कहती है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। वेडनेसडे फिर एनित को कंप्यूटर दिखाने के लिए कहती है। फिर हाथ टाइलर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर टाइलर डर जाता है। तभी थिंग उसे वेडनेसडे का नंबर देता है, जिसे देखकर टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है। वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, स्कूल में एक फेस्टिवल है, तुम यहाँ पर आकर मुझे ले जाना और ट्रेन स्टेशन पर छोड़ देना। जिस पर टाइलर कहता है कि मैं भी इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ। फिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है और टाइलर वेडनेसडे से मिलकर उसे उसके पिता की एक फाइल देता है, जो कि उसने अपने पिता के रिकॉर्ड रूम से चुराई थी। जैसे ही वह दोनों वहां से भागने लगते हैं कि तभी वहां पर 3 लड़के आ जाते हैं, जिसको वेडनेसडे ने शॉप में पीटा था। टाइलर उसे वहां से ले जाता है। भागते वक्त वेडनेसडे एक लड़के से टकरा जाती है और टकराते ही वेडनेसडे को पता चल जाता है कि यह लड़के की मौत कैसे होने वाली है। वेडनेसडे टाइलर के साथ भागने की बजाय उस लड़के को बचाने के लिए चली जाती है, जो कि जंगल की तरफ भाग रहा होता है। वह लड़का वेडनेसडे को अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लेता है, लेकिन वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। फिर रोवन बोलता है कि जान मेरी नहीं तुम्हारी खतरे में है, और वह एक पिक्चर दिखाता है जो कि उसकी माँ ने बनाई थी। वह बताता है कि माँ ने बताया था कि तुम सभी के लिए कितना बड़ा खतरा हो, इसलिए मैं तुम्हें आज मार दूंगा। कि तभी वहां पर एक क्रिएचर आता है और वह रोमन को मार देता है। वह वेडनेसडे को छोड़ देता है। अब वेडनेसडे समझ नहीं पाती कि आखिर क्रिएचर ने उसे क्यों बचाया। वेडनेसडे अकेले बैठी होती है कि तभी उसके पेरेंट्स की कॉल आती है और वह पूछते हैं कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा गुजरा। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि तुम सही थी माँ, यहाँ पर मजा आ रहा है। और वेडनेसडे की इस खतरनाक स्माइल के साथ ही एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक अजीब सा क्रिएचर आता है और रोवन को मार देता है। अब इस एपिसोड में वेडनेसडे से पूछताछ करने के लिए शेरिफ आता है, क्योंकि वेडनेसडे ही उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। जिसके बाद शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि हमें वहाँ पर रोवन की लाश नहीं मिली। तो वेडनेसडे उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर था जिसने रोवन को मेरे सामने ही मारा, और ये बात तो आपको भी पता है कि जंगल में एक क्रिएचर है जो लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ पर रोवन आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड के पास थेरेपी के लिए जाती है, और आज के दिन वह वहाँ से भागती नहीं है और अपना सेशन कंप्लीट करती है। वेडनेसडे फिर अपनी दोस्त एनित के पास आती है और रोवन के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस पर एनित बताती है कि जेवियर रोवन का अच्छा दोस्त है और दोनों साथ ही रूममेट भी हैं। तो तुम्हें जेवियर से बात करनी चाहिए, और साथ ही उसे बताती है कि हमारे बीच एक कंपटीशन होने वाला है, तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से अपने रूम में आ जाती है, जहां पर वह उस फटे हुए पेज को देखती है जिसमें उसे एक और चित्र नजर आता है।
फिर वह रोवन से बात करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल विम्स उसे बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वह कल सुबह ट्रेन से वापस अपने घर जा रहा है। और साथ ही वेडनेसडे से पूछती है कि तुम आखिर उस जंगल में करने क्या गई थी, शायद तुमने उस दिन की तरह कोई साया देखा होगा, और मैंने तो तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुमने मुझे उस आदमी के बारे में पहले ही बता दिया था कि उसकी गर्दन टूट चुकी है और वह मर चुका है। तुम्हारी माँ जब यहाँ पर पढ़ती थी तो वह भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। इन सब के बाद वेडनेसडे थिंक को रोवन के पीछे लगा देती है ताकि वह पता लगा सके कि वह क्या छुपा रहा है। फिर वह जेवियर के पास जाती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है, जिस पर जेवियर कहता है कि फेस्टिवल के बाद से मैं रोवन से नहीं मिला और उसका बर्ताव कभी अजीब लगता था, जिससे मैं भी कभी कभी डर जाता था। साथ ही वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि उसके दोस्त बहुत कमीने हैं और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अब इधर रोवन स्टेशन पहुंच गया है, जहां पर वह वॉशरूम यूज करता है और एक बूढ़ा आदमी बनकर लौटता है। यह सब चीजें थिंक देख रहा है। वह बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से बेसमेंट में जाता है और प्रिंसिपल बन जाता है। जब थिंक वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। थिंक यह सब बातें इशारों में वेडनेसडे को समझाता है। बाद में वेडनेसडे की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहां पर मैडलिन मैम सब बच्चों से क्वेश्चन पूछती है। वेडनेसडे इन सब का आंसर सबसे पहले देती है। वेडनेसडे थिंक के पास जाती है क्योंकि थिंक वेडनेसडे से नाराज है। फिर वेडनेसडे उससे माफी मांगती है। दोस्तों, थिंक वेडनेसडे से इसलिए नाराज है क्योंकि वह रोवन का पीछा नहीं कर पाता। वेडनेसडे फिर थिंक को वह पिक्चर दिखाती है जिसमें उसकी फोटो है। वह थिंक से बोलती है कि शायद मेरे हाथों कुछ गलत होने वाला है और मुझे उसके बारे में पता लगाना है। फिर वह अपनी जगह एनिथ को छोड़कर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर वह टाइलर से मिलती है। वह बताता है कि मैं अपने डैड का बहुत बार पीछा करता हूँ, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपने पेरेंट्स का पीछा करती हूँ। फिर वह पूछता है कि रोवन के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर वेडनेसडे बताती है, मुझे लगा रोवन की जान खतरे में है तो मैं उसे बचाने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन उसने मुझे अपनी शक्तियों से बांध लिया, जिसके बाद एक क्रिएचर आया और उसने रोवन को मार दिया और मुझे बचा लिया। अब मैं यह पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। वेडनेसडे को वहाँ पर रोवन का चश्मा मिलता है, जिसे टच करते ही उसे विजन आने लगते हैं। उसे रोवन एक लाइब्रेरी में बुक लेता हुआ दिखाई देता है, तो वह लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आकर उससे कहती है कि मुझे आज तुम्हारे सभी जवाब सुनकर अच्छा लगा, जिस पर वेडनेसडे कहती है यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। फिर वेडनेसडे को लाइब्रेरी में वह किताब नहीं मिलती, जिसके बाद वह जेवियर के रूम में जाती है। क्योंकि रोवन जेवियर का रूममेट था तो शायद किताब उसके वहाँ हो। तभी रूम में बियांका भी आ जाती है, जो जेवियर को बताती है कि मैं कल एनिथ को मजा चखाऊंगी। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो देखती है एनिथ रो रही है, क्योंकि दोस्तों उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस पर वेडनेसडे उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली कोई और नहीं, बियांका ही है, और अब देखना मैं उसे कल कैसे सबक सिखाती हूँ। अब अगले दिन नौका रेस शुरू हो जाती है। जीतने वाले को ट्रॉफी और इनाम मिलेगा। प्रिंसिपल विम्स रेस को शुरू कराती है। रेस शुरू होने के बाद हमें बियांका का फ्रेंड दिखाई देता है, जो कि मछली की तरह पानी में तैर सकता है। वह औरों की नाव डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे देख लेती है, जिसके बाद वह उसे जाल में फंसा देती है। इतने में ही एनिथ की नाव किनारे पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे झंडा लाने के लिए जाती है। जैसे ही वह झंडे को टच करती है तो उसे विजन आने लगते हैं, जहां पर उसे अपनी हमशक्ल मिलती है, जो कि उसे बताती है कि चाबी तुम ही हो। इतने में ही वेडनेसडे को होश आ जाता है और वह झंडा लेकर वापस नाव में बैठ जाती है। अब दोस्तों, तालाब में केवल 2 नाव हैं, एक बियांका की और एक एनिथ की। बियांका का दोस्त एनिथ की नाव डुबाने के लिए वापस आता है, लेकिन थिंग उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके बाद एनिथ जीत जाती है। अब दोस्तों, पहली बार ऐसा होता है कि कोई बियांका को हरा देता है। प्रिंसिपल विम्स अनाउंसमेंट करती है, जिसमें वह बताती है कि यह कंपटीशन पहली बार 1897 में हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बियांका को हराया है। यह सब बातें करते हुए वह एनिथ को ट्रॉफी देती है। इसके बाद रात को वेडनेसडे नोवेल में लिखती है कि नेवरमोर एकेडमी एक पहेली की तरह है, जिसके कभी कभी सवालों के जवाब हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब रात को वेडनेसडे एडगर की मूर्ति के पास जाती है, जिसके पास एक किताब है जिसमें कुछ पहेलियां लिखी हैं। वेडनेसडे उन सभी को सोल्व कर देती है, जिसके बाद एक दरवाजा खुलता है और वेडनेसडे अंदर चली जाती है, जहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, जिनमें से एक उसकी माँ की भी है। दोस्तों, यह एक खुफिया लाइब्रेरी होती है, जहां पर वेडनेसडे को वह किताब भी मिल जाती है जिसमें से रोवन ने पेज को फाड़ा था। अब वेडनेसडे उस किताब को अपने पास रख लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कोई वेडनेसडे को पकड़ लेता है। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, बियांका और उसके साथी हैं।
बियांका वेडनेसडे से पूछती है तुम लाइब्रेरी में कैसे पहुंची, जिस पर वेडनेसडे बताती है मैं इस पिक्चर के जरिए यहाँ पर आई हूँ। फिर बियांका वेडनेसडे को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिस पर वेडनेसडे मना कर देती है और अपने दोनों हाथों को खोलकर वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे अपने कमरे में आकर उस फटे हुए पेज को अपनी पिक्चर से जोड़ती है, जिसके बाद उसकी गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। अब अगले दिन नेवरमोर एकेडमी के सभी बच्चों को एक उद्घाटन समारोह में जाना है। फिर वेडनेसडे जेवियर से मिलती है, जिसको लगता है कि रोवन अभी भी जिंदा है, जिस पर वेडनेसडे पूछती है अगर वह जिंदा है तो क्या वह तुम्हारे भेजे गए मैसेज का जवाब देता है, जिसका जेवियर के पास कोई जवाब नहीं है। वह फिर जेवियर को एक किताब दिखाती है, जिसे देखकर जेवियर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो 30 साल पुरानी किताब है और इसमें तुम क्या कर रही हो, और तुम जोसेफ के साथ क्या कर रही हो, यह तो यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है। फिर सभी बच्चे समारोह में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चों को अलग अलग काम सौंपा जाता है, जिसमें वेडनेसडे को पिलग्रिम स्कूल में काम करना है, जहाँ पर उन्हें 1625 में बना पिलग्रिम वर्ल्ड दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जोसेफ ने सबसे पहले इसी प्रदेश को बसाया था। वेडनेसडे फिर पिलग्रिम स्कूल के मीटिंग एरिया में जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिसकी उसको इजाज़त नहीं दी जाती। वहीं इनिद एजेक्स के साथ खुश है और काम कर रही है। इधर पिलग्रिम स्कूल के 3 बच्चे एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे हैं, जिसके बाद वेडनेसडे वहां आकर उसे बचा लेती है। वह तीनों बच्चे वहां से डरकर भाग जाते हैं। फिर वेडनेसडे उस बच्चे की मदद से मीटिंग हाउस में पहुंच जाती है और उसे बाहर ही रुकने के लिए कहती है, ताकि किसी के आने पर वो वेडनेसडे को आगाह कर दे। वेडनेसडे को मीटिंग हाउस के अंदर एक पेंटिंग मिलती है, जिसके अंदर क्रिकस्टोन है और वह लड़की भी है जो उसके विजन में आती है, जिसके हाथ में एक किताब होती है। वेडनेसडे फिर उस किताब को ढूंढने लगती है। किताब मिलने के बाद उसे पता चलता है कि यह नकली है। तभी वहाँ पर मिस्ट्रेस आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली मीटिंग हाउस कहाँ पर है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, जिसका मिस्ट्रेस को भी नहीं पता होता। इधर एनिद एजेक्स के साथ खुश होती है, क्योंकि एजेक्स ने उसको डेट के लिए पूछा है। फिर वेडनेसडे टाइलर के पास जाती है और उसे मैप दिखाते हुए पूछती है कि पुराना मीटिंग हाउस कहाँ पर है। टाइलर वेडनेसडे को बता देता है और साथ ही बताता है कि वो तो अब एक खंडर बन चुका है। वेडनेसडे फिर मीटिंग हाउस में पहुंच जाती है, जो कि जंगल में है। वेडनेसडे को वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है और यह वही आदमी है जिसने दुकान से कैमरा चुराया था। वह पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वेडनेसडे के साथ थिंग भी होता है, जो कि उसे डराकर वहां से भगा देता है। इधर वेडनेसडे को मीटिंग हाउस में कुछ नहीं मिलता। वह जैसे ही बाहर आती है तो उसे दोबारा विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक लड़की को जलाया जा रहा है, जिसका नाम गुडी एडम है और क्रिकस्टोन भी वहां पर मौजूद है, जो फिर गुडी एडम और उसके पेरेंट्स को एक कमरे में बंद कर देता है और गाँव वालों को आग लगाने के लिए बोलता है। गुडी अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गुडी एडम वहाँ से भाग जाती है और वह घर पूरी तरह जल जाता है। फिर गुडी वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है कि क्रिकस्टोन किसी को नहीं छोड़ेगा, वह हम सबको मार डालेगा। जिसके बाद वेडनेसडे अपने विजन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। वेडनेसडे को फिर वह क्रिएचर दिखाई देता है, जिसके कदमों का वह पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह क्रिएचर के कदम एक इंसान के कदम बन जाते हैं, जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। वेडनेसडे उससे बताती है कि क्रिएचर एक इंसान है। वहीं जेवियर को पता चल जाता है कि वेडनेसडे को विजन आते हैं, जिसके बाद वह उससे कहता है कि तुम अपने विजन पर ज़्यादा विश्वास मत करो। फिर वेडनेसडे उसे बताती है मैंने क्रिकस्टोन को देखा जिसने लोगों को जला दिया, जिस पर जेवियर कहता है वह बात 400 साल पुरानी है और उस बात का आज से क्या लेना देना। जिसके बाद वेडनेसडे उससे कहती है कि कोई बुरी घटना होने वाली है और मैं उसे रोक कर रहूँगी, चाहे वह कोई राक्षस ही क्यों ना हो। और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सभी क्रिकस्टोन की मूर्ति पर पहुंच जाते हैं और उसके सम्मान में एक सॉन्ग बजाने लगते हैं। वेडनेसडे भी अपना सैलो बजाती है और थिंग अपना काम बखूबी निभाता है। वह मूर्ति के चारों ओर आग लगा देता है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। अब दोस्तों ब्रोंज की मूर्ति तपने लगती है, लेकिन वेडनेसडे सैलो बजाना बंद नहीं करती। वह जब तक बजाती है तब तक उस क्रिकस्टोन की मूर्ति पूरी तरह नहीं जल जाती। दूसरे सीन में प्रिंसिपल वेम्स उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुमने आज हद पार कर दी, जिस पर वेडनेसडे कहती है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और क्या तुम्हें इतिहास नहीं पता कि क्रिकस्टोन ने कितना गलत किया था। जिस पर वेम्स कहती है जहाँ पर लोगों को गलतियां दिखाई देती है मैं वहाँ पर मौका ढूंढती हूँ पुरानी गलतियों को सुधारने का। वेडनेसडे फिर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वेम्स कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं थकती।
वहीं जंगल में हम देखते हैं कि वह आदमी पुराने मीटिंग हाउस में बैठा हुआ है और कैमरे में बैटरी डाल रहा है कि तभी वहां पर क्रिएचर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। कैमरा नीचे गिर जाने की वजह से वह क्रिएचर की बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेता है। इधर नेवरमोर एकेडमी में एनिथ तैयार होकर एजेक्स से मिलने के लिए जाती है। वहीं हमें टीचर थोरलिन दिखाई जाती है जो कि उस लाइब्रेरी में जा रही है। एनिथ एजेक्स का बाहर वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एजेक्स नहा रहा है और वह गलती से शीशे में खुद को देख लेता है, जिसकी वजह से वह अब पत्थर का बन गया है। इधर वेडनेसडे अपनी नोवेल में लिखती है कि फ्यूचर में मेरा सामना क्रिक स्टोन से होगा। गुडी एडम की कहानी पास्ट में थी, लेकिन वह मॉन्स्टर अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है। शेरिफ को लगता है कि वह मॉन्स्टर स्कूल की चार दीवारी के अंदर है, लेकिन वो राक्षस कोई भी हो सकता है। कभी कभी वह हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और जिन पर हमें शक नहीं होता वह और भी खतरनाक होते हैं, और वह अंधेरे में वार करते हैं। जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई वह आप पर वार कर देते हैं, लेकिन मेरी आंखें तब तक खुली रहेगी जब तक मैं उस राक्षस को खत्म नहीं कर देती। इधर जंगल में पुलिस को कैमरे की मदद से उस राक्षस की फोटो मिल जाती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थिंग और वेडनेसडे को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में एक लाश की तहकीकात करने के लिए आए हुए हैं कि तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है। वेडनेसडे उससे बचने के लिए वहीं लाशों के फ्रीज में छुप जाती है। अब डॉक्टर सभी लाशों को चेक करने लगता है, लेकिन वो वेडनेसडे को नहीं पहचान पाता। इन सब के बाद वेडनेसडे रात को अपने रूम में आती है जहां पर एनिथ पहले से ही मौजूद है। वह बताती है कि उस क्रिएचर ने जिनको भी मारा है उनके शरीर से कोई एक अंग गायब है, शायद ये उन्हें इकट्ठा कर रहा है। वेडनेसडे फिर जेवियर के पास जाती है जहां पर वह जेवियर की गर्दन पे एक निशान देखती है। वह पता लगाने के लिए उसके एक कॉटेज में जाती है जहां पर वह पेंटिंग बनाता है। वहां पर वेडनेसडे को पता चलता है कि जेवियर ने उस क्रिएचर की बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है। वह वहां से जाने ही लगती है कि तभी वहां पर जेवियर आ जाता है। वह अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ डांस करने के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि दोस्तों स्कूल में एक डांस कंपटीशन होने वाला है। एनिथ को जैसे ही पता चलता है कि वेडनेसडे डांस के लिए राजी हो गई है तो वह बहुत खुश होती है और उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है। वेडनेसडे को वहां पर एक ड्रेस पसंद आ जाती है। वह ड्रेस लेने के बाद सीधा शेरिफ के पास जाती है और क्रिएचर की पेंटिंग्स दिखाती है जो कि जेवियर के कॉटेज से उसे मिली थी। लेकिन शेरिफ बोलता है कि उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए यह सबूत काफी नहीं है, हमें और सबूत जुटाने होंगे। जब वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो वहीं पर टाइलर मिल जाता है। वह पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, तो क्या तुम किसी के साथ डांस करने वाली हो? जिस पर वेडनेसडे उसे बताती है कि मैंने दबाव में आकर जेवियर को हाँ बोल दिया है। टाइलर का तो जैसे माने दिल से ही टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर वेडनेसडे यूजिन के पास आती है जो कि एनिथ के पीछे पड़ा हुआ है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है। वह वेडनेसडे को बताता है कि इस पेंटिंग में जो लोकेशन है मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ। जिसके बाद वेडनेसडे और यूजिन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक गुफा जैसी है। वह दोनों उसके अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें इंसानों के कंकाल मिलते हैं, लेकिन वेडनेसडे को वहां पर उस क्रिएचर का एक दांत भी मिल जाता है जिसे वह अपने पास रख लेती है। अब वेडनेसडे फिर वापस से जेवियर के कॉटेज में पहुंच जाती है जहां पर वह उस खून में सने हुए कपड़े को उठाकर अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहां पर जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि आखिर तुमने उस क्रिएचर की इतनी सारी पेंटिंग कैसे बनाई? क्या तुमने उस राक्षस को देखा है या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम ही वो राक्षस हो? जिस पर जेवियर बातों को घुमाते हुए बोलता है कि वो क्रिएचर रोज रात को मेरे सपने में आता है। जब वेडनेसडे उससे उसके गर्दन के निशान के बारे में पूछती है तो वह उसे बताता है कि मैं सपने में उस क्रिएचर से लड़ रहा था, जिसके कारण मेरे खुद के नाखून मेरी गर्दन पर लग गए। वेडनेसडे फिर यह सबूत लेकर शेरिफ के पास जाती है और बोलती है कि इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा कर देखिए। इधर थिंग एक लेटर लिखता है और टाइलर तक पहुंचा देता है। टाइलर लेटर लेकर वेडनेसडे के पास आता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा लेटर लिखा है, मैं तुम्हारे साथ रिबन पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। वेडनेसडे समझ जाती है कि यह काम थिंग का है। वेडनेसडे भी टाइलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब वेडनेसडे को देख रहे होते हैं, क्योंकि वेडनेसडे पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एनिथ वेडनेसडे को इस रूप में देखकर काफी खुश होती है और बोलती है कि तुमने कपड़े तो अच्छे पहने हैं लेकिन तुम्हारी डेट की चॉइस अलग है। जिस पर वेडनेसडे ताना कसते हुए बोलती है कि तुम्हारी कौन सा कम है, तुम्हारी भी तो अलग है। अब टाइलर और वेडनेसडे को एक साथ देखकर जेवियर खुश नहीं होता, जिसके बाद वह उसके खिलाफ वेडनेसडे के दिमाग में जहर बनने लगता है। वह टाइलर के बारे में एक पुरानी बात बताता है जिसे सुनने के बाद वेडनेसडे नाराज हो जाती है, लेकिन टाइलर उसे बताता है कि यह बात बहुत पुरानी है और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर वेडनेसडे रिबन पार्टी में डांस करने लगती है जो कि बहुत अजीब तरीके का है। सभी वेडनेसडे को देखने लगते हैं, लेकिन इनका मजा खराब करने के लिए पिलग्रिम वर्ल्ड के वही दो बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ लूकस नहीं है क्योंकि वह एनिथ के साथ है।
वह दोनों बच्चे एक पेंट का टैंकर लेकर आते हैं और सारा पेंट डांस कर रहे नेवरमोर एकेडमी के बच्चों पर गिरा देते हैं। लेकिन बाद में सभी को यह लगता है कि यह खून की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सब डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। वेडनेसडे उस पेंट की बारिश में भी डांस करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जो उस जंगल में गुफा के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वह देखता है कि एक शख्स वहां पर धमाका करके जा रहा है। वह शख्स यूजिन को देख लेता है, जिसके बाद यूजिन वहां से भागने लगता है। इधर डांस कर रही वेडनेसडे को विजन आता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि यूजिन की जान खतरे में है और वह उसे बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। लेकिन वह क्रिएचर इतने में यूजिन को घायल कर देता है। वेडनेसडे वहां पर घायल पड़े यूजिन को देखती है। इधर एनिथ को पता चल जाता है कि यह काम लूकस के दोस्तों का है, जिसके बाद वह सोचती है उसने लूकस को डेट कर कर बहुत गलत किया, और वह कहती है कि एजेक्स ही मेरे लिए सही था, और एजेक्स और एनिथ के बीच में वापस से बॉन्ड बनने लगता है। दूसरी तरफ थोरलिन वेडनेसडे से पूछती है कि यूजिन जिंदा तो है ना, जिसके बाद वेडनेसडे थोरलिन को एक शक भरी निगाहों से देखती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एपिसोड में वेडनेसडे अपने पिता पर लगे इल्जामों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वह पता लगाना चाहती है कि आखिर पास्ट में उसके डैड के साथ क्या हुआ था। अब नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग का दिन आ जाता है, जहां पर वीकेंड में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। वेडनेसडे के मॉम डैड भी वेडनेसडे से मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन मीटिंग से पहले प्रिंसिपल विम्स सभी को बताती है कि यूजिन अब ठीक है और वह जल्द ही हम सबके बीच में होगा। यह सब बातें वेडनेसडे पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है और वह एनिथ को बताती है कि यूजिन की हालत बहुत खराब है और वह कोमा में है। फिर वेडनेसडे और एनिथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाते हैं। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ पर छोड़ा है, मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं, जिस पर वेडनेसडे के डैड कहते हैं कि मुझे नेवरमोर एकेडमी से यही उम्मीद थी। फिर वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल विम्स से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल विम्स उन्हें बताती है कि वेडनेसडे सभी से रूड तरीके से बात करती है। लेकिन दोस्तों, वेडनेसडे का मानना था कि वह यहाँ के झूठ और छलावे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद प्रिंसिपल विम्स उन्हें डॉक्टर किनबोट के पास थेरेपी के लिए जाने को बोलती है। फिर वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स डॉक्टर किनबोट के पास जाते हैं, जहाँ पर वह उनसे पूछती है कि जब आपके पास वेडनेसडे नहीं होती तो आपको कैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वेडनेसडे के पेरेंट्स जवाब देते, वेडनेसडे उनसे उनके ऊपर लगे गैरोट गेट के इल्जाम के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि उस बात को बहुत साल हो चुके हैं और वह केस अब सुलट गया है। यह सुनने के बाद वेडनेसडे यह कहकर वहां से चली जाती है कि अब मैं अपने सवालों का जवाब खुद ही पता लगा लूं, ताकि मैं सच्चाई की तह तक पहुंच सकूं। वहीं बियांका अपनी माँ के साथ बैठी है, जिनके बीच हो रही बातों से हमें पता चलता है कि बियांका और उसकी माँ के बीच में नहीं बनती। साथ ही हमें पता चलता है कि बियांका का नाम पहले ब्रेंडी जेन हुआ करता था, जो कि उसने स्कूल में आकर बदल लिया। वहीं वेडनेसडे यूजिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर थिंग उसकी निगरानी कर रहा है। वहां पर यूजिन की मॉम वेडनेसडे को बताती है कि यह हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता था। इतने में ही वेडनेसडे को खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। अब दोस्तों, यह वही डॉक्टर है जिसके पास वेडनेसडे डेड बॉडी का सैंपल लेने के लिए गई थी। वहीं डॉक्टर ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं गैरोट गेट केस के लिए शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ को गैरोट की कब्र पर देखती है, जो कि फूल चढ़ा रही है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर शेरिफ आता है और वेडनेसडे के डैड को गैरोट के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। वेडनेसडे जेल में जाकर अपने डैड से मिलती है और पूछती है कि आपका गैरोट गेट से क्या वास्ता है, जिस पर उसका डैड उसे बताता है कि गैरोट गेट्स तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ रिवन पार्टी में डांस करके बाहर जा रहे थे, जिस पर गैरेट ने पीछे से आकर मुझ पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए मैंने खूब कोशिश की, लेकिन बचाव के दौरान वह मारा गया। वेडनेसडे को यह बात थोड़ी झूठी लगती है, जिसके बाद वह शेरिफ के पास जाती है, जहां पर वह शेरिफ से कहती है मेरे पिता ने गैरोट को नहीं मारा, और आपको नहीं लगता डॉक्टर ने सुसाइड उसी दिन किया जिस दिन मेरे डैड मुझसे वीकेंड में मिलने के लिए आए। जिस पर शेरिफ वेडनेसडे को कहता है कि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, और बताता है कि मैंने डीएनए टेस्ट कराया था जो कि नेगेटिव आया है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है जिसने यूजिन को मारने की कोशिश की है उसी ने कॉर्नर को मारा है। इधर एनिथ की माँ चाहती है कि एनिथ एक बेयरवुल्फ बने, जिस पर वह उसे एक थेरेपी कराने को बोलती है, लेकिन एनिथ वहां से उठकर चली जाती है। इधर वेडनेसडे अपने भाई से मिलती है, जो उसे बताता है कि हमारा पिता गुनहगार नहीं है और एक तुम ही ऐसी हो जो उन्हें बचा सकती हो। जिसके बाद वेडनेसडे सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी माँ के पास आती है, जो कि उसी खुफिया लाइब्रेरी में है। वेडनेसडे अपनी माँ से बोलती है कि आपने मुझे इस स्कूल में इसलिए डाला ताकि मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूं। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि यह स्कूल पहले एक ग्रुप हुआ करता था, जो कि तुम्हारे पिता के पूर्वज ने बनाया था। उनका नाम गुडी था। वेडनेसडे गैरोट का पूरा सच जानना चाहती है,
जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं बाहर आई तो गैरेट तुम्हारे पिता पर इस तरह वार कर रहा था जैसे वह उन्हें मारना चाहता हो। तभी मैंने पास से एक तलवार उठा ली, लेकिन जैसे ही गैरेट मेरे पास आया तो वह तलवार उसके आर पार निकल गई और वह मर गया। तुम्हारे पिता ने वह तलवार मुझसे ले ली और लोगों की नज़रों में आ गए ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना लगे और मैं सुरक्षित रहूं। जिसे सुनने के बाद वेडनेसडे बोलती है कि आपने तो अभी कहा कि उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, और इन सब का पता लगाने के लिए हमें गैरेट की कब्र पर जाना होगा। वेडनेसडे फिर गैरेट की कब्र की खुदाई करती है और उसकी एक उंगली उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वेडनेसडे और उसकी माँ को हिरासत में ले लेती है। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को फिर वह उंगली दिखाती है और बताती है कि गैरेट की मौत जहर से हुई है। दोस्तों, वेडनेसडे फिर जैसे ही उस उंगली को हाथ लगाती है तो उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि गैरेट के पिता ने उसे जहर दिया था ताकि वह सभी स्कूल वालों को मार सके। लेकिन जैसे ही उसकी फाइट मेरे पिता से हुई तो वह जहर की बोतल टूट गई और उसकी बॉडी में फैल गई, जिसकी वजह से वह मर गया। अब वह अपनी माँ को यह भी बताती है कि गैरेट केवल मेरे पिता को मारने के लिए नहीं आया था, वह सभी स्कूल वालों को मारने के लिए आया था। जिसके बाद वेडनेसडे और उसकी माँ जेल से बाहर आ जाते हैं और वह सीधा मेयर के पास जाते हैं। वह कहते हैं कि आपने गैरेट की मौत का सच छुपाया है, क्योंकि गैरेट की मौत जहर से हुई है, ना कि तलवार से। जिसके बाद मेयर उन्हें सच बता देता है कि गैरेट के पिता को लगता था कि नेवरमोर अकेडमी ने उसकी जमीन चुराई है, इसलिए मैंने कस्बे की शांति के लिए झूठी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनवाई। फिर वह सब कुछ सच बता देता है और वेडनेसडे के पिता को रिहा कर देता है। अब इन सब के बाद वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुझे विजन आते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि विजन हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह हमें पागल बना देती हैं, इसलिए समय समय पर हमारे पूर्वज आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं। जिस पर वेडनेसडे कहती है जैसे गुडी एडम, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि गुडी के अंदर बदले की भावना थी, जिसकी वजह से वह खुद को भी नहीं बचा पाई। जेल से बाहर आकर यह फैमिली फिर से खुश हो जाती है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर वापस घर जाने लगते हैं। एनिथ की माँ बोलती है कि तुम्हें थेरेपी के लिए कैंप में जाना चाहिए, जिस पर एनिथ कहती है मुझे जब बेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। इधर बैंका भी अपनी माँ से कहती है कि मुझे 1 साल यहीं रहने दीजिए, जिसके बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। वेडनेसडे के पेरेंट्स जाते समय उसे एक बुक दे जाते हैं जो कि प्रिंसिपल विम्स पढ़ा करती थी। जिसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल विम्स के पास जाती है और बोलती है कि रोवन की मौत मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और मुझे पता है कि उसे आपने ही मारा है। आप ही हैं जो रूप बदलकर सबका खून करती हैं, और यह बात मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। जिस पर सफाई देते हुए प्रिंसिपल विम्स कहती हैं कि रोवन की शक्तियां उस पर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, और यह बात उसके पेरेंट्स को भी पता है। लेकिन तभी बाहर से शोर आने लगता है। जब प्रिंसिपल विम्स और वेडनेसडे बाहर आते हैं तो वह देखते हैं आग से लिखा हुआ है फायर विल रन, और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वेडनेसडे अपने रूम में कैंडल जलाकर बैठी हुई है। वह गुडी एडम को बुलाना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर एनिथ आ जाती है। वेडनेसडे को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो क्रिकस्टोन में आकर मिलो। वेडनेसडे और एनिथ फिर क्रिकस्टोन में चले जाते हैं, जहाँ पर बैंका और जेवियर के फ्रेंड उसे सरप्राइज देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के दिन वेडनेसडे का बर्थडे होता है। वेडनेसडे को वहां पर लिखी हुई एक लाइन दिखाई देती है जिस पर लिखा है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। वेडनेसडे जब उन लाइन को छूती है तो उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें वह गुडी एडम से मिलती है। गुडी एडम उसे एक बंगला दिखाते हुए बताती है कि अगर तुम्हें क्रिकस्टोन के राज के बारे में जानना है तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा। फिर वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कि थिंग ने छुपाया हुआ था। दोस्तों, उस गिफ्ट में एक गिलहरी होती है। अगले दिन वेडनेसडे फिर उन लाइन को देखने के लिए जाती है जो कि आग से लिखी हुई थी। तभी वहां पर जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे जेवियर से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि जेवियर ही मॉन्स्टर है। जिसके बाद जेवियर यह कहकर वहां से चला जाता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। फिर वेडनेसडे यूजिन के पास जाती है जो कि कोमा में है। वेडनेसडे उसे सभी रिसेंट बातों के बारे में बताती है, लेकिन दोस्तों यूजिन उसे नहीं सुन सकता। तभी वहां पर डॉक्टर किनबोट आती है जो कि बताती है कि यूजिन की माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और उन्होंने मुझे यहाँ पर यूजिन की रखवाली के लिए छोड़ा है। फिर वेडनेसडे टाइलर के पास जाती है और उससे एक पिक्चर दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। दोस्तों, टाइलर को उसके बारे में नहीं पता होता। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है जो कि टाइलर को वेडनेसडे से दूर रहने के लिए बोलता है। अब दोस्तों, टाइलर वेडनेसडे की मदद नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह जेवियर के पास पेंटिंग हाउस में जाती है। वहां पर वह सेम पिक्चर को देखती है जो कि जेवियर ने पेंटिंग की हुई थी। जेवियर उसे बताता है कि यह जगह रात को मेरे सपने में आई थी। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जेवियर को उस जगह के बारे में पता है। वेडनेसडे वहां पर अपनी पेंटिंग भी देखती है जिसमें वह सेलो बजा रही है। इधर बैंका टाइलर की टी शॉप में लोकस का इंतजार कर रही है, क्योंकि दोस्तों उसे हर वक्त कोई ना कोई कंपनी देने के लिए चाहिए। लोकस उसे बताता है
कि मैं सब कुछ छोड़कर एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर वेडनेसडे भी उस लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि यह गेट्स फैमिली का घर है। लेकिन दोस्तों मेयर पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेयर को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वेडनेसडे फिर चुपके से मेयर की गाड़ी में बैठ जाती है। टाउन में आते ही मेयर का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वेडनेसडे से पूछती है कि हर बुरी घटना के पीछे तुम ही क्यों होती हो, और वह उसके बाहर जाने पर रोक लगा देती है। वेडनेसडे फिर टाइलर पर फ़ोन करती है और उसे यह कहकर बुलाती है कि हम डिनर पर जा रहे हैं। वह एनिथ को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। वेडनेसडे फिर सबको लेकर गेट्स फैमिली के घर में आ जाती है, जहाँ पर उसे वही गाड़ी दिखाई देती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। उसको वहाँ पर किसी के होने का आभास भी होता है, क्योंकि दोस्तों मोमबत्तियाँ गर्म होती है और एक रूम भी बिल्कुल साफ होता है। तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आ जाता है, जिससे बचने के बाद वह एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे को वह सभी ऑर्गन दिखाई देते हैं जिसको क्रिएचर ने दूसरों के शरीर से चुराया था। वेडनेसडे और उसके सभी दोस्त फिर वहाँ से टाइलर के घर आ जाते हैं, जहाँ पर शेरिफ भी है। वेडनेसडे उससे कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, और वह शेरिफ को उसी लोकेशन पर ले जाती है। लेकिन दोस्तों इतने में वह वहाँ पर पहुँचते वहाँ से सभी चीज़ गायब हो जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे बोलती है कि शायद हमारे आने से पहले यह कमरा किसी ने साफ कर दिया है। यह सब सुनकर शेरिफ नाराज हो जाता है और वह वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए बोलता है। वेडनेसडे फिर स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में वेडनेसडे कहती है कि मैं सच का पता लगाने के लिए गई थी और मैं उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। वेडनेसडे प्रिंसिपल को वह पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें उसकी और क्रिक स्टोन की फ़ोटो है, और वह कहती है शायद इसीलिए रोवन मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था मैं स्कूल के लिए खतरा हूँ, लेकिन मैं तो स्कूल को बचाना चाहती हूँ और मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद प्रिंसिपल उससे कहती है कि अगर तुमने आगे से कोई गलती की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर वेडनेसडे जब रूम के अंदर पहुँचती है तो वह देखती है कि उसकी फ्रेंड रूम छोड़कर जा रही है। एनिथ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें केवल अपना काम निकलवाना आता है, चाहे उसमें फिर तुम्हारे दोस्तों की जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद वेडनेसडे अकेली पड़ जाती है और वह अकेले में बैठकर उस बॉक्स को खोलती है जिसको वह गेट्स फैमिली के घर से चुरा कर लाई है। वह उसमें अपनी बहुत सारी फोटो देखती है, जिसके बाद वह अपनी नॉवल में लिखती है कि गेट्स फैमिली, क्रिक स्टोन, मॉन्स्टर और मुझ में कोई संबंध है जिसका मेयर को पता चल गया होगा और किसी ने उसको चुप कराने के लिए उसका एक्सीडेंट करा दिया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड में वेडनेसडे मेयर के फ्यूनरल में होती है, जहाँ पर वह सोचती है कि मेयर का कातिल भी इनमें से ही कोई होगा। तभी वेडनेसडे को झाड़ियों में एक आदमी दिखाई देता है। वह उसका पीछा करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह उसके अंकल फेस्ट हैं, जो कि उसे बताते हैं कि मैं शहर में किसी काम से आया हूँ और मुझे यहाँ पर छुप कर रहना होगा। जिसके बाद वेडनेसडे उन्हें यूजिन के कॉटेज में छुपा देती है और मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाते हुए पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हो, जिस पर उसका अंकल बताता है कि इसका नाम हाइड है, और अगर तुम्हें इसके बारे में और कुछ जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें एक तिजोरी में फोकने की बुक मिलेगी जिसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा है। फिर वेडनेसडे अपने रूम में नोवेल लिख रही होती है कि तभी वहाँ पर एनिथ आ जाती है और वह कहती है कि मैं अपनी नेल पॉलिश यहाँ पर भूल गई हूँ। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है कि सही कौन है। देर रात को वेडनेसडे फिर चुपके से लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पर उसे जेवियर मिलता है। लेकिन वेडनेसडे उससे अभी भी नाराज है और कहती है कि जितनी बार भी मॉन्स्टर ने हमले किए हैं तुम हमेशा वहाँ पर मौजूद थे, हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। जब जेवियर वहाँ से चला जाता है तो वेडनेसडे और उसके अंकल दोनों तिजोरी में से बुक निकाल लेते हैं। वेडनेसडे उस बुक को पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम हाइड है और यह अपने मालिक के इशारों पर नाचता है। फिर वेडनेसडे और उसका अंकल जेवियर का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जेवियर यहाँ पर डॉक्टर किनबोर्ड से मिलने के लिए आया है। वेडनेसडे यह सब बातें प्रिंसिपल को बताने के लिए उनके रूम में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर किनबोर्ड भी होती है, जिसकी वजह से वह ये बातें उन्हें नहीं बता पाती। फिर वह टाइलर के टी शॉप में आ जाती है, जहाँ पर वह बुक को दिखाते हुए मॉन्स्टर के बारे में टाइलर को बताती है। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है, जो कि वेडनेसडे के अंकल को ढूंढ रहा है। फिर वेडनेसडे रात में थिंग को बताती है कि मैं टाइलर से मिलने के लिए जा रही हूँ और तुम मेरी डायरी की रखवाली करना। टाइलर फिर वेडनेसडे को क्रिक स्टोन की गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वह उसे सरप्राइज देता है, क्योंकि दोस्तों उसने क्रिक स्टोन की गुफा को लाइटों से सजाया हुआ था, जिसे देखने के बाद वेडनेसडे और टाइलर नजदीक आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है, जो कि वेडनेसडे के अंकल को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंचा था। शेरिफ वेडनेसडे और टाइलर को एक साथ देखकर हैरान नहीं होता और वह वहाँ से चला जाता है। रात को वेडनेसडे लौटकर जब अपने रूम में आती है तो वह सब कुछ बिखरा हुआ पाती है और उसकी डायरी भी वहाँ से गायब होती है।
वह देखती है कि किसी ने थिंग के आर पार चाकू घुसा दिया है, जिसके बाद वह उसे बचाने के लिए अपने अंकल के पास आती है, जहाँ पर उसका अंकल थिंग को उंगलियों की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन थिंग अभी भी वैसे का वैसा ही है। वेडनेसडे फिर रोते हुए अंकल से कहती है कि इसे बचा लीजिए, जिसके बाद उसका अंकल एक आखिरी कोशिश करता है और थिंग होश में आ जाता है। फिर वेडनेसडे उससे हमलावर के बारे में पूछती है, जिस पर थिंग उसे बताता है कि मेरे ऊपर पीछे से हमला हुआ था। फिर वेडनेसडे गुस्से भरी आवाज़ में कहती है कि वह जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वह अपने अंकल को बताती है कि पुलिस आपको ढूंढ रही है और आप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और बताती है कि किसी ने मेरे रूम में छानबीन की है और वह डायरी भी वहाँ से ले गया है। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि वह डायरी तुम्हारे पास कैसे आई, वह तो खुफिया लाइब्रेरी में थी। दोस्तों, प्रिंसिपल विम्स भी हाइड के बारे में जानती है, जिसके बाद वह वेडनेसडे को बताती है कि फॉकनर ने बहुत छानबीन करने के बाद उस डायरी को लिखा था, लेकिन किसी ने उसे मार दिया, और अगर मैं यह बात पुलिस को बताती तो शायद नेवरमोर एकेडमी बंद हो जाती, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बियांका और लूकास उसे जानकारी देते हैं कि लॉरेल गेट्स की मौत डूबने से हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों, लॉरेल गेट्स गैरोट गेट की माँ होती है। फिर वह बताते हैं कि गेट्स फैमिली का मकान एक 80 साल की बुढ़िया ने खरीदा था, जिसने मरने से पहले वह मकान एक नर्स के नाम कर दिया। जिसे सुनकर वेडनेसडे का शक डॉक्टर किनबोट पर जाता है। वह डॉक्टर किनबोट के पास आती है, जहाँ पर वह उन्हें लॉरेल गेट्स के नाम से पुकारती है और कहती है कि तुमने बदला लेने के लिए सबका खून किया। अब डॉक्टर किनबोट समझ नहीं पाती कि आखिर वेडनेसडे किस बारे में बात कर रही है। वेडनेसडे यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद डॉक्टर किनबोट गुस्से में विम्स को कॉल करती है और बताती है कि वेडनेसडे ने आज मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर आ जाता है और डॉक्टर किनबोट को मार देता है। जिसके बाद वेडनेसडे का सारा शक अब जेवियर पर चला जाता है और वह उसके कॉटेज में जाती है, जहाँ पर उसे वह सब सामान मिलता है जो कि मरने वाले लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे रोवन का इनहेलर, यूजिन का चश्मा और किनबोट का नेकलेस। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि एनिद वापस उसके रूम में आ गई है, जो कि उससे कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ तो है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मैंने थिंग को भी बहुत मिस किया। वह उसे कहती है कि तुम्हें अपनी डेट को पूरा करना चाहिए और यह बताती है कि टाइलर अब नाइट शिफ्ट भी करता है। वेडनेसडे फिर अपनी अधूरी किस को पूरा करने के लिए टाइलर के पास जाती है, जहाँ पर किस करते ही वेडनेसडे को विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि टाइलर ही वह क्रिएचर है और वह वहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड में वेडनेसडे टाइलर को एक सुनसान जगह लेकर आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे जरिए जेवियर को फंसाया है और मुझे पता है कि तुम ही असली हाइड हो। जिस पर टाइलर उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं असली हाइड हूँ तो तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। जिसके बाद वेडनेसडे के छुपे हुए दोस्त सामने आ जाते हैं। फिर सभी मिलकर टाइलर को एक चेयर से बांध देते हैं। अब दोस्तों, टाइलर को वेडनेसडे टॉर्चर करना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और वह वहां से चले जाते हैं। वेडनेसडे जैसे ही टाइलर को टॉर्चर करने के लिए आती है, तभी वहां पर टाइलर का डैड शेरिफ आ जाता है, जो वेडनेसडे को हिरासत में ले लेता है। वेडनेसडे शेरिफ को समझाने की खूब कोशिश करती है कि टाइलर ही असली हाइड है, लेकिन शेरिफ उसकी कोई बात पर यकीन नहीं करता। वेडनेसडे जब वहां से जा रही होती है तो वहां पर टाइलर आ जाता है, जो कि वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हें हार कर कैसा लगा, और बोलता है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती है, लेकिन वेडनेसडे प्रिंसिपल विम्स से एक ही बात की रट लगाई जा रही है कि टाइलर ही असली हाइड है। लेकिन दोस्तों, प्रिंसिपल विम्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे स्कूल से निकाल देती है। फिर वेडनेसडे जेल में जेवियर से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर जेवियर वेडनेसडे से नाराज है। वेडनेसडे उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि टाइलर ने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है और वो ही असली हाइड है। जिस पर जेवियर कहता है कि अगर तुम इस स्कूल को छोड़कर चली जाओगी तो यह तबाही रुक जाएगी और सब बच जाएंगे। फिर वेडनेसडे वहां से चली जाती है और अपने रूम में आकर सामान पैक करने लगती है, जहां पर इनिद गुड बाय करते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझे भूल मत जाना। फिर वेडनेसडे को बियांका और उसके दोस्त भी मिलते हैं, लेकिन तभी वहां पर थोरलिन आती है, जो कि वेडनेसडे को गुड बाय गिफ्ट में एक पौधा देती है। प्रिंसिपल विम्स वहां आकर वेडनेसडे से कहती है कि मैं खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए जाऊंगी। जिसके बाद वेडनेसडे यूजिन के पास गुड बाय बोलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि तुम अपनी मधुमक्खियां लेने वापस मत जाना, हो सकता है वहां पर हाइड हो, और मुझे यह भी पता है कि उस दिन धमाका डॉक्टर किनबोट ने किया था। जिस पर यूजिन उसे बताता है कि उसने रेड कलर के शूज पहने हुए थे और डॉक्टर किनबोट कभी रेड कलर के शूज नहीं पहनती। दोस्तों, वेडनेसडे समझ जाती है कि असली कातिल कौन है
वह फिर सीधा थॉर्लिन के पास आती है और उसे लोरल के नाम से पुकारते हुए कहती है कि बाकी सब तो बेवजह मारे गए, जबकि असली कातिल तो तुम हो। तुम ही ने टाइलर को वश में किया और यह सब कत्ल करवाए। अब दोस्तों टाइलर भी वहां पर होता है। थॉर्लिन टाइलर से वेडनेसडे को मारने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों वह प्रिंसिपल वीम्स होती है जो कि टाइलर का भेष बनाकर वहां पर आई थी। फिर थॉर्लिन धोखे से वीम्स के गले में जहर इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। थॉर्लिन फिर वेडनेसडे को बांधकर क्रिकस्टोन की गुफा में ले जाती है। यह सब चीजें थिंग देख रहा होता है, जो कि सीधा एनिथ के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। अब इधर वेडनेसडे को पता चलता है कि जो अंग मरे हुए लोगों के शरीर से गायब थे वह क्रिकस्टोन को जिंदा करने के लिए थे, और साथ ही थॉर्लिन उसे बताती है कि गूडी एडम ने अपने खून से क्रिकस्टोन की कब्र पर ताला लगाया था, जिसे खोलने के लिए गूडी के वंशज का खून लगेगा, और वो भी उसका जो जिंदा हो। फिर थॉर्लिन एक चाकू से वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है, जिसके बाद वेडनेसडे का खून क्रिकस्टोन की कब्र पर गिरता है और वह जिंदा हो जाता है। क्रिकस्टोन जिंदा होने के बाद सबसे पहले वेडनेसडे को चाकू मारता है, जिसके बाद वह नेवरमोर एकेडमी की ओर निकल पड़ता है। वेडनेसडे घायल जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन तभी वहां पर गूडी आ जाती है, जो कि वेडनेसडे को बताती है कि मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे विजन में नहीं आ पाऊंगी। इधर नेवरमोर एकेडमी में सबको पता चल जाता है कि क्रिकस्टोन उन्हें खत्म करने के लिए आ रहा है, जिसके बाद वह सब नेवरमोर एकेडमी छोड़कर भागने लगते हैं। इधर जंगल में वेडनेसडे के पास टाइलर आता है, जो कि हाइड बनकर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि यह एनिद है, जो कि पहली बार वेयरवुल्फ बनी है। हाइड और वेयरवुल्फ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वुल्फ हाइड को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है, जिसके बाद शेरिफ वहां पर आता है, जो कि टाइलर को संभालता है। अब इधर वेडनेसडे भी एकेडमी में पहुंच जाती है, जहां पर वह एक तलवार लेकर क्रिकस्टोन के सामने खड़ी है। उसका साथ देने के लिए वहां पर जेवियर भी आता है। क्रिकस्टोन जेवियर पर हमला करता है, लेकिन वेडनेसडे आगे आ जाती है और घायल हो जाती है। वेडनेसडे फिर जेवियर से बच्चों की मदद करने के लिए कहती है। वह फिर दोबारा क्रिकस्टोन से लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। क्रिकस्टोन वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि पीछे से बैंका उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान बढ़ जाता है। अब दोस्तों वेडनेसडे को एक ओपनिंग दिखाई देती है, और वह जैसा गूडी एडम ने बताया था वैसा ही करती है और क्रिकस्टोन के दिल के आर पार तलवार घुसा देती है, जिसके बाद क्रिकस्टोन दोबारा से मर जाता है और राख बनकर उड़ जाता है। सब राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी वहां पर थॉर्लिन हाथ में गन लेकर आ जाती है, जो कि वेडनेसडे को मारना चाहती है, लेकिन यूजिन अपनी मधुमक्खियों के साथ वहां पर आता है और थॉर्लिन पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोस्तों थॉर्लिन भी वहीं पर मर जाती है। इधर एनिद भी अपने असली रूप में आ जाती है। जब वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो एनिद उसे अपने गले लगाती है, जिसके बाद वेडनेसडे भी उसे गले लगाती है। लेकिन दोस्तों पहली बार देखते हैं कि वेडनेसडे को कोई विजन नहीं आ रहा है। वह फिर अपनी नोवेल का दी एंड लिखती है, लेकिन दोस्तों वह कंफ्यूज है कि क्या सच में यह खत्म हो गया, जिसकी वजह से वह उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। वह फिर प्रिंसिपल वीम्स की खाली चेयर को देखने के लिए जाती है। तभी वहां पर जेवियर आता है, जो कि उसे एक फोन गिफ्ट में देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। फिर वेडनेसडे गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। वह सोचती है कि अभी भी कोई है जो नेवरमोर एकेडमी को खत्म करना चाहता है, और शायद अभी भी कोई ऐसा है जो कि हाइड को कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।